एवरीवन वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? यस, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ऑलरेडी हम लोग 2 क्लासेस अटेंड कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा और आखिरी आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, दैट इज important policy changes in new economic policy 1991. It was asked in November 2018. मतलब भाई साहब नवंबर के बाद 2018 के बाद पूछा नहीं गया। वेरी हाई चांसेस ये आंसर इस एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो नाउ बेसिकली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग ने जाना कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत क्यों थी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ठीक है, चलो, लेकिन अभी चेंजेस क्या लाए वो इकोनॉमी में? वो बोल रहे हम लोग ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए, पर क्या चेंज लाए भाई आप? तो आगे बढ़ते हुए मैं बताता हूँ आप लोग को। थोड़ा होमवर्क करके आया हूँ मैं आज आप लोगों के लिए, ठीक है? बेयर विथ माई हैंड राइटिंग। दुनिया में 2 ही बड़े बड़े आर्टिस्ट है, एक है मजनू भाई और एक है आपके जय सर। सो अपना आर्ट थोड़ा समझना। सिर्फ जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आएगा, किसी के सामने ऐसे ही रख दिया पीडीएफ तो कुछ नहीं समझ में आने वाला, ठीक है? इंपॉर्टेंट चेंजेस बाय न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। सबसे पहले दिया मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। इसको हम लोग डिमांड साइड को स्टेबलाइज करना भी बोल सकते हैं। इससे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन कैसे लाएंगे कि भाई लोग जो डिमांड कर रहे थे, लोग जो मांग रहे हैं, उसको हम लोग ने थोड़ा कंट्रोल कर लिया। कैसे? तो सबसे पहले हम लोग ने किया कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, फिस्कल करेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। 3 चीज़ें, ये 3 प्रॉब्लम हमने जो प्रॉब्लम्स में पढ़े थे, रैशनल में पढ़े थे, वही 3 चीज़ों पे हमने चेंजेस लेके आए मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में। इन्फ्लेशन पे हम लोग ने सबसे पहले कंट्रोल किया, फिस्कल हमारा जो डेफिसिट हो रहा था उसको करेक्शन किया, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारा डेफिसिट हो रहा था हमने उसको करेक्शन किया। एक बार ज़रा टेक्स्ट बुक में जाके रीड करके थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सो कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, फिस्कल एंड मॉनिटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट जब पॉलिसी बनाती है, कितना पैसा लाती है, कितना पैसा उड़ाती है, तो उसके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, सो दैट इज फिस्कल पॉलिसी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है? कहाँ से, टैक्स के थ्रू या अदर सोर्सेज के थ्रू कितना रेवेन्यू जनरेट करने वाली है गवर्नमेंट, एंड वेरियस अलग अलग काम के लिए गवर्नमेंट कहाँ पे कितना खर्चा करने को प्लान कर रही है। तो दैट इज द गवर्नमेंट का पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। आरबीआई अपने कुछ मेजर्स यूज करती है, बैंक्स के ऊपर कंट्रोल करती है, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तुमने नाम सुना हो शायद। तो इसके ऊपर कंट्रोल करके जब इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने को ट्राई करती है, सो दैट इज गोइंग टू बी मनी मॉनिटरी पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनिटरी पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट और वी कैन से इकोनॉमी को हम लोग स्टेबलाइज करने को ट्राई कर रहे हैं, ठीक है? मैंने जैसे बताया बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, वो अप एंड डाउन करके अपने हिसाब से गवर्नमेंट इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की ट्राई करती है। फिर आता है फिस्कल करेक्शन। सो फिस्कल करेक्शन इज अगेन रिलेटेड टू फिस्कल पॉलिसी, कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी टैक्सेशन रेट कितना रहेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी फाइन्स एंड पेनल्टीज एंड वेरियस अदर थिंग्स, रेवेन्यू कितना जनरेट करना है, एंड गवर्नमेंट को कहाँ पे कौन से सेक्टर में कितना खर्चा करना है गवर्नमेंट का। सो उसके बारे में जब वो डिसाइड कर रही है इन सच वे जो फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का कॉन्सिक्वेंटली हो रहा था वो कम हो, ठीक है? सो वो फिस्कल करेक्शन आते हैं, जो इम्बैलेंस था गवर्नमेंट का उसको वो लोग ट्राई करते हैं। सो उसके लिए क्या मेजर्स किए है गवर्नमेंट ने? नॉन प्रोडक्टिव पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो थोड़े कम कर देंगे, गवर्नमेंट अपने पब्लिक सेक्टर्स पे थोड़ा ध्यान देगी, अपने पब्लिक डेट जो है वो थोड़ा रीपे कर देगी जल्दी से। मेजर्स वर टेकन, टैक्स रेवेन्यू बढ़ा दो, टैक्स रिफॉर्म्स लेके आए, टैक्स को थोड़ा रैशनलाइज किया, ऐसा नहीं कहीं पे भी कितना भी चार्ज करो, बट थोड़ा रैशनलाइज टैक्स चार्ज किया और सिंप्लीफाई कर दिया। पहले हमारा टैक्सेशन सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई
कर दिया। एंड थर्ड थिंग दैट वाज बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट। अभी फॉरेन से पैसे कितने आ रहे कितने जा रहे हैं, गवर्नमेंट फॉरेन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर चार्जेस ड्यूटीज़ लगाती है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, गवर्नमेंट बोरोइंग्स करती है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट करती है। थोड़ा इसको फिगर आउट किया गवर्नमेंट ने, एंड हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो डेफिसिट में था उसको भी एडजस्टमेंट करने को ट्राई किया। अदर देन दैट थोड़ा लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम लेके आए। फेमा और फेरा का नाम सुना होगा आप लोग ने। सो फेमा और फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सो एक थोड़ा ज़्यादा ही ट्विस्टेड है, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिंजेंट था, तो वो हटा के हम आ गए नई पॉलिसीज़ के ऊपर। सो उसकी वजह से थोड़ा लिबरलाइज एक्सचेंज रेट सिस्टम आया, ठीक है। एंड ओके, अब आते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ये जो थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, थोड़ा बोल सकते हैं डिमांड साइड के लिए इम्पॉर्टेंट, ऑफकोर्स इम्पॉर्टेंट, बट इतना ज़्यादा इसको हाईलाइट नहीं किया गया, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेस लाए, एज अ इकोनॉमी होल उसके अंदर चेंजेस आए। इंडिविजुअल हर चीज़ पे उन्होंने ध्यान दे के रिफॉर्म्स नहीं आए, बट दिस आर स्ट्रक्चरल, मतलब पूरी इकोनॉमी को ही आपने बदल दिया। इकोनॉमी में आप कुछ ऐसे चेंजेस लेके आए जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमी में सबको फर्क पड़ने वाला है। सो दोज आर योर दोज आर योर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। सप्लाई साइड पूरा मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेजर आ जाता हूँ यहाँ पे मजनू भाई वाली ड्राइंग पे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जैसे कि मैंने कहा सप्लाई साइड रिफॉर्म्स है हमारे, ठीक है। पूरी इकोनॉमी को बदलाव लाने वाले कुछ रिफॉर्म्स आए हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले आया इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, मतलब जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, ठीक है। हमारी इंडियन इकोनॉमी वॉज एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, उससे ट्रांजिशन लेके हमने धीरे धीरे इंडस्ट्री स्टार्ट किया था। लेकिन हमारी इकोनॉमी, गवर्नमेंट हमारी रेस्ट्रिक्टेड थी, पब्लिक सेक्टर के पास सब कुछ लिमिटेड था, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, लाइसेंसेस थे, बहुत कुछ। तो यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लाया, दैट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। तो ये इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में क्या क्या किया, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में कुछ चेंजेस आए। तो क्या क्या चेंजेस आए, तो सबसे पहला चेंज आया एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, मतलब इंडस्ट्रीज के लिए जो बहुत सारे लाइसेंसेस रिक्वायर्ड होते थे, ठीक है, वो हम लोग ने एबॉलिश कर दिए। उसके बाद परमिटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी। देखो ऐसा नहीं था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अनलिमिटेड अलाउ कर दिया था, बट 51% फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमने अलाउ कर दिया था। कुछ फॉरेन टेक्नोलॉजीज भी हम लोग ने इंपोर्ट करने अलाउ कर दिया था। तो ये हमारे इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रिफॉर्म आया था। रिड्यूस्ड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले सारी इंडस्ट्रीज, मेजर इंडस्ट्रीज वर ओन्ड बाय पब्लिक सेक्टर। कौन ओन करता था, पब्लिक सेक्टर। मतलब पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ज़्यादा था, इवन प्राइसिंग में भी था, मतलब कहीं ना कहीं पीछे से भी वो रेगुलेट कर रहा था, ठीक है। तो अभी क्या कर दिया, रिड्यूस्ड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, मतलब सब कुछ हम लोग ने प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया, मिनिमम रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर कर दिया था हमने। एंड रिमूवल ऑफ MRTP लिमिट्स, बहुत सारे मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस जो होते थे, तो ये कहीं ना कहीं अलाउ नहीं कर रहा था किसी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, या एक ही बिजनेस मल्टीपल जगह पे, एक ही फर्म या एक ही कंपनी मल्टीपल चीज़ों में आप ग्रो नहीं हो सकते। आप ही मतलब आज के तारीख में अदानी हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा, दे आर इनटू एवरीथिंग व्हाटसोएवर यू कॉल लाइक स्टील, सीमेंट, टेलीकॉम, दिस दैट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग। तो पहले वो अलाउ नहीं था, MRTP कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट कर रहा था वो सारी चीज़ों के, तो उसकी वजह से इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पा रही थी। तो MRTP को वो थोड़ा रिमूव कर दिया, और उससे हमने क्या किया, अलाउ किया दैट दे कैन ऑल्सो ग्रो, ठीक है। चलो ये हमको पता चला
कि भाई इंडस्ट्री में रिफॉर्म आया। और कौन सा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेके आए? तो ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज रिफॉर्म, मतलब कंट्री के अंदर पैसा, बिजनेस आने दो, जितना पैसा आ रहा है आने दो, जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है होने दो। तो उसके लिए क्या क्या चीजें की हमने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें जानना, ठीक है। ट्रेड एंड कैपिटल रिफॉर्म्स। ट्रेड क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, समझ में आ रहा है हमें, ठीक है। कैपिटल, पैसा आ रहा है, एफडीआई, फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआईज, पहले इजीली अलाउड नहीं था। मैंने कहा हम डरे हुए थे, हम किसी और को यहाँ पे आके अपना बिजनेस नहीं करने दे रहे थे, किसी और का इन्वेस्टमेंट भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ना ही डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ना ही इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है, ना ही शेयर मार्केट के थ्रू, ना ही कुछ और। लेकिन हमने वो भी अलाउ कर दिया। कैसे? तो फर्स्ट, लिबरलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट्स। पहले अगर कोई चीज़ इंपोर्ट करनी हो तो 250-300% उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी होता था, वो रिड्यूस कर दिया था 150 पे एट दैट टाइम, एंड अभी रिसेंट कुछ टाइम से तो इवन 10% है, मोस्टली बिकॉज ऑफ WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, बिकॉज ऑफ WTO एग्रीमेंट, यस, WTO एग्रीमेंट हमारा जो था, उसके वजह से हमारा फ्री ट्रेड हो गया मैक्सिमम कंट्रीज के साथ, बट फ्यू कंट्रीज के साथ है, तो वो है भी कितना पता है? ओनली 10%। मैक्सिमम मतलब बहुत कम है, बहुत हद से ज़्यादा कम कर दिया गया भाई, ये तो एकदम कम हो गया, ठीक है। सो उसके बाद हमने और क्या किया कैपिटल फ्लोज रिफॉर्म लाने के लिए? रिडक्शन इन टैरिफ स्ट्रक्चर, वही मैंने बोला कि पहले जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हमारा टैरिफ स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा था, 300% से सीधा 10% पे आ गया। लिबरलाइजेशन में हम कह सकते हैं कि हमारे जो लाइसेंस रिक्वायरमेंट थे वो थोड़े कम हो चुके हैं। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, अभी SEZ सबसे इंपॉर्टेंट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जहाँ पे अगर आप एक ये जोन के अंदर अगर आपकी इंडस्ट्री फॉल होती है, आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। टैक्स में आपको उतना माफ़ कर दिया, आपके ऊपर, आपके पास से गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी, सो दैट यू एक्सपोर्ट मोर एंड मोर गुड्स, ठीक है। तो ये एक SEZ यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा हम लोग को रिलीफ दे दिया है, ठीक है। देन चेंज इन एक्सचेंज रेट पॉलिसी, ये फेरा यहाँ पे चेंज किया था, मैंने आप लोग को बताया, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट चेंज हो गया है। इंट्रोड्यूस्ड करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। पहले क्या था, आपके पास करंट अकाउंट, आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको ट्रेड करने के लिए इजीली अवेलेबल नहीं होते थे पैसे, ठीक है, फॉरेन करेंसीज। तो यहाँ पे बेनिफिट किसको हुआ? जो रिटेल बिजनेसमैन वाले होते हैं, या जो एक्सपोर्टर्स होते हैं या इंपोर्टर्स होते हैं, तो उनके लिए इजीली फॉरेन करेंसीज अवेलेबल हो गई, तो वो एक बेनिफिट हो गया। लिबरलाइज कैपिटल इनफ्लोज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। पहले भाई हद से ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हुआ करती थी गवर्नमेंट, आप इजीली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं था हमारी कंट्री में, अभी वो इजी अवेलेबिलिटी हो गई है, ठीक है। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। आफ्टर दैट नेक्स्ट हमने जो एक रिफॉर्म लेके आए, दैट वाज पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म एंड डिसइन्वेस्टमेंट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर बिजनेस वर ओन्ड बाय पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट ने मेजर इंडस्ट्रीज अपने लिए ब्लॉक रखी थी जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं किया था, तो हमने क्या किया, धीरे धीरे करके प्राइवेट सेक्टर्स को भी अलाउ कर दिया वो बिजनेस में एंटर होने के लिए। एंड कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, मींस अब वो टोटली प्राइवेट सेक्टर को दे दिया और पब्लिक सेक्टर वहाँ से हट चुका है। सो दैट हेल्प्ड हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने के लिए, हमारी इकोनॉमी में एफिशिएंसी लाने के लिए, हमारी इकोनॉमी में कंपटीशन क्रिएट करने के लिए। सो ये हमारे जो होते हैं, गवर्नमेंट ने हमको इंडस्ट्रीज में हेल्प किया, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन वाज फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, एक इकोनॉमी के बारे में अगर हमें जानना है डिटेल में सब कुछ, तो उसके लिए हमको फाइनेंशियल रिफॉर्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि भाई एज एन इकोनॉमी हमारी कंट्री के अंदर
फाइनेंस सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आए। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि फाइनेंस के अंदर 3 चीज़ें आती है। एक होता है बैंकिंग, एक होता है कैपिटल मार्केट एंड एक होता है इंश्योरेंस। ये 3 फाइनेंस के अंदर आती है, बैंकिंग, कैपिटल एंड इंश्योरेंस। तो ये 3 मार्केट जो थे हमारे, उसके अंदर बहुत तगड़े तगड़े रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लेके आई है। जैसे कि अगर हम लोग पढ़ने जाए यस, सो फर्स्ट थिंग, बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट रिफॉर्म लेके आई, एसएलआर चेंज किया, कम कर दिया। अभी आज के तारीख में अगर 1000 रुपये बैंक में डिपॉजिट हो रहे हैं तो कुछ पैसे बैंक को एज अ सीआरआर, एसएलआर एंड बाकी के रिमेनिंग पैसे सीआरआर, एसएलआर एंड रिमेनिंग पैसे विल बी गिवन एज अ लोन। मतलब यहां पे होता है क्रेडिट क्रिएशन। क्या होता है यहां पे? क्रेडिट क्रिएशन। बैंक यहां पे क्रेडिट क्रिएशन कर पा रही है। तो मतलब ये जो बचे हुए, सपोज 100 रुपये सीआरआर में गए, 100 रुपये एसएलआर में गए, तो बचे हुए जो 800 रुपये है वो बैंक क्या कर रही है? क्रेडिट क्रिएशन मार्केट में घुमाने के लिए दे रही है पैसे। तो अगर ये 100 रुपये के जगह पे 20 रुपये हो गए, ये 100 रुपये के जगह पे 20 रुपये हो गए, तो यहाँ पे 960 रुपये मार्केट में हम घुमाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सीआरआर, एसएलआर कम हो गया, तो उससे मार्केट में रेगुलेशन के लिए, क्रेडिट क्रिएशन के लिए पैसे बढ़ जाएंगे ना। ठीक है, तो ये दोनों बहुत बड़ा रिफॉर्म होता है एक बैंकिंग सेक्टर के अंदर। सीआरआर कम कर दिया एंड एसएलआर कम कर दिया। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। गवर्नमेंट ऐसा, बैंक आरबीआई ऐसा बोल रही है, सेंट्रल बैंक, कुछ पैसे आपको डिपॉजिट में से अपने पास रखने हैं, कुछ पैसे आपको जाके रिजर्व बैंक के पास रखने हैं। तो ये सीआरआर और एसएलआर जो था वो थोड़ा कम कर दिया, तो उससे मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा, लोगों के पास पैसे बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, इनकम बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, सब कुछ अच्छा होगा, मजे ही मजे। राइट एवरीवन? सो उसके बाद बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में नेक्स्ट रिफॉर्म क्या आया? वॉज डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। पहले इंटरेस्ट रेट वॉज कंटिन्यूसली रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू। ठीक है, अभी थोड़ा डीरेगुलेशन लाया है अप टू अ सर्टन एक्सटेंट। ठीक है, हाँ, आप 36%, 40% ऐसे इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते, बट बैंक्स जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, उनको अप टू अ सर्टन एक्सटेंट थोड़ा लिबरलाइज कर दिया है इन द केस ऑफ इंटरेस्ट रेट। ठीक है, यस। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ने क्या बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म आया? इंट्रोडक्शन ऑफ प्रूडेंशियल रिफॉर्म्स। प्रूडेंशियल रिफॉर्म्स का मतलब होता है बेस्ट, मतलब सबसे अच्छी में अच्छी, जो ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस होती है, उसको हम लोग अपना रहे हमारी कंट्री के अंदर। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, अभी बैंक्स को भी थ्रू सिक्योरिटीज मार्केट जो हमारे फंड्स अवेलेबल है, ठीक है, कैपिटल मार्केट में, वो एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अपने में भी इश्यूज लेके आ सकते हैं, या जो सिक्योरिटीज इश्यू करनी है बैंक के पास, अगर बैंक को पैसे की ज़रूरत है तो कैपिटल मार्केट में वो लोग अपनी सिक्योरिटीज इशू करके वहाँ से फंड ले सकती है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट वॉज ये जो रिफॉर्म आया ना, एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। भाई मेरे को याद है आज से 20 साल पहले अगर कोई बैंक में चला गया, ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक में तो ये विंडो से ये विंडो ही चले जाओ, आपका काम होने ही नहीं वाला। और आज की तारीख में अगर वही बैंक में हम लोग जा रहे हैं, सो दे कम टू अस लाइक, यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू, यस सर प्लीज बी सीटेड। तो ये क्यों इतना एफिशिएंसी में या काम करने के तरीके में चेंज आया? बिकॉज ऑफ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस। अभी देखो, इनएफिशिएंसी का एक रीज़न भी था क्योंकि वहाँ पे काम करने में फ्रीडम नहीं था, ऑपरेशंस कैसे करने हैं, क्या चीज़ अलाउड, क्या चीज़ नहीं अलाउड। तो पहले हर चीज़ वॉज रेस्ट्रिक्टेड, ऑफकोर्स बिकॉज वहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज़्यादा था, तो रेस्ट्रिक्टेड होगा। लेकिन अब फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस दे दिया है, आप अप्रूवल लेके जो भी है काम फटाफट अपना कंप्लीट कर सकते हो। तो ये जो था हमारे बैंकिंग सेक्टर में
रिफॉर्म्स आए थे। उसके बाद हम लोग ने कैपिटल मार्केट में कुछ रिफॉर्म्स लेके आए, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट में क्या रिफॉर्म्स आए? कैपिटल मार्केट में रिफॉर्म्स आया, सबसे पहला सेबी, हम सब जानते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1991 में सेबी वॉज ब्रॉट एज अ वॉच डॉग फॉर कैपिटल मार्केट। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या है वो? स्टैट्यूटरी बॉडी जो लॉ, लेजिस्लेचर भी बोल सकते हैं इसको, भाई ये लॉ बना रहा है कैपिटल मार्केट के रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन, गाइडलाइंस, एवरीथिंग इज गिवन बाय सेबी। प्राइमरी मार्केट रिफॉर्म्स, प्राइमरी मार्केट मतलब जो इश्यू मार्केट होते हैं, ठीक है, जहां पे शेयर्स इश्यू किए जाते हैं। तो बहुत सारी बार ऐसा हुआ था कि फेक कंपनीज वर बीइंग मेड एंड उसके इश्यू आ रहे थे और लोगों के पैसे स्कैम हो रहा था। तो वो स्कैम ना हो तो उसको वॉच करने के लिए हम लोग ने प्राइमरी मार्केट में कुछ रिफॉर्म्स लेके आए। ऑनलाइन ट्रेडिंग, आज के तारीख में आप लोग को कहीं पे फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट दिखता नहीं है। तो पहले ऑनलाइन ट्रेडिंग तो होता था, फिर उसके बाद फिजिकल सर्टिफिकेट को ट्रांसफ़र किया जाता था, बट अब तो वो शेयर सर्टिफिकेट्स को भी डीमैटेरियलाइज फॉर्म में ट्रेडिंग किया जा रहा है डीमैट अकाउंट के थ्रू। सो हम लोग को सबको पता है ये रोलिंग सेटलमेंट, पहले तो ये 2 डेज कर दिया गया था 2000 के एरा में, जब स्टार्टिंग था 2000, तब ये रोलिंग सेटलमेंट मतलब आपने शेयर खरीदा 2 दिन के अंदर आपको उसकी डिलीवरी मिल जाती है, ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को हम लोग ने अलाउ कर दिया। पहले हम लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अलाउ नहीं कर रहे थे हमारी कंट्री में, अब हम लोग ने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी अलाउ कर दिया। उसके बाद इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, IPP सुना होगा आप लोग ने, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड प्रोविडेंट फंड, ठीक है, प्रोविजन के लिए फंड्स हम लोग ने IPP स्टार्ट किया। इन्वेस्टर्स अभी स्कैम हो रहे हैं बहुत सारे, तो वो उनको एजुकेशन मिले, इन्वेस्टर एजुकेशन हो, उनको प्रोटेक्शन हो, उसके लिए एक फंड बनाया, वहाँ पे उनको लिटरेसी दी जा रही है आपको स्कैम से कैसे बचना है, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NSE, ओ माय गॉड, सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज BSE एंड NSE। BSE तो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, बट 1992 आई थिंक सो, 92 में हम लोग ने NSE इस्टेब्लिश हुआ हमारी कंट्री में, ठीक है। सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग इसके थ्रू हो जा रही है। अब NSE तो आ गया, तो उसके साथ में NSCC, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन, जहाँ पे वो एक ट्रांजैक्शन सेटल होने के लिए 10 डेज का टाइम जा रहा था, तो NSCC के थ्रू हम लोग ने वो कट डाउन करके 5 डेज किया, फिर 3 डेज किया, एंड 2 डेज में भी हमारा सिक्योरिटीज क्लियरेंस शुरू हो गया। तो दैट केम थ्रू NSCC, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट रिफॉर्म आई होप सब लोग को क्लियर है, ठीक है। अब आखिरी चीज़ जहाँ पे रिफॉर्म आया दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इज इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म। ज़्यादा इसके अंदर कुछ डिटेल में है नहीं, बट एक चीज़ हम लोगों को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ IA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपॉजिटरी अथॉरिटी, ठीक है, ऑफ इंडिया, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपॉजिटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने पहले जो पब्लिक सेक्टर का मोनोपोली चल रहा था इंश्योरेंस में, ठीक है, पब्लिक सेक्टर का मोनोपोली था इन इंश्योरेंस, वो ब्रेक कर दिया। कैसे? तो वहां पे अभी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आ गई, ठीक है, बहुत सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पे आ गई, जो लोग इंश्योरेंस प्रोवाइड करने लग गए। तो 1999 में जब IRDAI इस्टेब्लिश हुआ, तो उसके वजह से एक मेजर बेनिफिट ऐसा हुआ, जो पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली थी इंश्योरेंस सेक्टर में, वो ब्रेक हो गई। उसके वजह से एफिशिएंसी आ गई, उसके वजह से कॉम्पिटिटिवनेस क्रिएट हो गया, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस मिलने लग गए, सर्विसेज अच्छी मिलने लग गई, और बहुत सारे बेनिफिट हुए। सो आई होप एवरीवन इज नाउ वेल वर्स्ड
what are the major changes, important changes brought by new economic policy in India 1991. सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है. अगर आपको सब समझ में आया हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. Thank you so much, students. See you all in the next channel. Thank you, everyone.